लगातार 11वें दिन भारतीय बाजारों में बनेंगे ऐतिहासिक स्तर और नए रिकॉर्ड। तो तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक हफ्ते के लिए। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जैसा आप कह रहे थे, हफ्ते की शुरुआत ही एक शुभ नंबर से हो तो फिर पूरा हफ्ता ही अच्छा जाना चाहिए। बिल्कुल गजब, मतलब मेरे ख्याल से इतने बेहतरीन 2 हफ्ते पहले मुझे याद नहीं आता मैंने जिंदगी में कभी देखे हूँ। लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन हर रोज लाइफ हाई बनाना, ये बड़ी बात है। तो आइए उस पर सब पे करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लेते हैं आज की खास और बड़ी बातें, बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स। डाउ एक बार फिर से मजबूती के साथ बंद हुआ है और 50 अंकों से ज़्यादा की तेजी वहाँ रही। 125 अंक मजबूत नैस्डैक बंद होता दिखा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में है इस वक्त, लेकिन टीसीएस ने बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश किए और डीमार्ट भी उम्मीद से बेहतर नतीजे देता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों में नतीजों का सीजन मजबूती के साथ खुलता हुआ। और आज से निफ्टी एफएसआई का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, जिसे निफ्टी फाइनेंस के नाम से भी आप जानते हैं। यहाँ से आज एक और नए इंडेक्स में ट्रेडिंग शुरू होती दिखी है। और वैक्सीन को लेकर बात आगे बढ़ती हुई, और आज प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक और वैक्सीन लगाने के तौर तरीके और आगे की प्लानिंग पर विस्तार से होगी चर्चा। तो देश को वैक्सीन मिलने की तैयारी है। बिल्कुल अनिल जी, वैक्सीनेशन की तैयारी है। अच्छे ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर, और नया इंडेक्स आज से लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर फोकस है आपकी पाठशाला, तो सुपर हिट रही सर, और लोगों को काफी समझ में भी आया कि अब किस तरह से अप्रोच करना। आज पता चलेगा दीप आज जब ट्रेड करने लोग शुरू करेंगे तो पाठशाला कितनी काम आती है। वैसे पढ़ाई की भी थोड़ी बहुत तो काम आई जाती है। नहीं सर, वो सारी डिटेल्स उसमें आपने कवर तो कर दी, और ये भी बताया कि कहाँ से एक्शन की शुरुआत हो सकती है। बट वही सवाल है सर कि एक्शन की शुरुआत कैसी होती हुई दिख सकती है इस नए इंडेक्स की। लेकिन एनएसई फाइनेंस जो इंडेक्स शुक्रवार को बंद हुआ, उसके बेसिस पर आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब वहां से आप देखेंगे कि कमोबेश शुरुआती रुझान में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को ले लीजिए एनएसई फाइनेंस इंडेक्स की शुक्रवार की। और अब आपको चूंकि न लेवल्स होंगे न आपके पास में डेटा होंगे, तो आपको बैंक निफ्टी के साथ इसे कोरिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, जितना परसेंट बैंक निफ्टी ऊपर है उतना ये ऊपर होना चाहिए, जितना नीचे उतना थोड़ा बहुत फर्क चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ इनका 98% कोरिलेशन है। तो इसका मतलब क्लियर करते कि इसको बैंक निफ्टी के साथ साथ मूव करना आमतौर पर। तो और उसके बाद आप देख लीजिए 3 स्टॉक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक। इससे आपको पता चल जाएगा ये तीनों स्टॉक क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बेसिस पर आपको एनएसई फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस वाले इंडेक्स को ट्रेड करना है, निफ्टी एफएसआई को ट्रेड करना है। ये सिंपल फॉर्मूला शुरुआत में, जिसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है। और दूसरी बात है कि कोई हड़बड़ी तो है नहीं, आराम से देखिए। सिर्फ पहले दिन ट्रेड करने का काम उन प्रॉप बुक्स का है, प्रोप्राइटरी बुक्स ब्रोकर्स की, जो कैश फ्यूचर आर्बिट्राज करती हैं। उन फंड्स का है जो कैश फ्यूचर आर्बिट्राज करते हैं। तो उनके लिए आज का दिन है, आपके लिए समझने का दिन है, सीखने का दिन है। उनके लिए प्राइस मिसमैच जो होता है, शुरुआत में होता है ना कि प्राइस मिसमैच का बड़ा बेनिफिट मिलता है, तो उनके लिए आज ट्रेड करने का दिन है, जिनकी तैयारी है। बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो नजर रहेगी सर इस पर, और किस तरह की चाल रहती है। दूसरी एक बात है कि मैं ऐसे पहले दिन कोई बहुत भारी भरकम वॉल्यूम और बड़ा जबरदस्त उत्साह कि अरे भाई मतलब हम रेगिस्तान में तरसे हुए पानी के लिए, कोई इंडेक्स है ही नहीं, ट्रेड कैसे करें, अचानक से बहुत भारी भरकम हो जाए, वैसा नहीं होने वाला है। इवन जो बड़े फंड्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, वो भी धीमे धीमे समझेंगे, देखेंगे। तो आराम से देखिए, समझिए, एक बार आंखें जम जाए, फिर उसके बाद फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी का भी इंतजार रहेगा सर इस पर दमदार शुरुआत के दिन ही आप देख रहे हैं कि ये इंडेक्स भी लॉन्च हो रहा है। शुभ दिन, जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, 11वां दिन आप नए रिकॉर्ड्स भारतीय बाजारों के लिए भी देखने वाले हैं। तो नजर रखिए निफ्टी फाइनेंशियल, इसका जो डेरिवेटिव है निफ्टी एफएसआई, आज से ट्रेड होना शुरू होगा सर। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है ट्रेड होने का, जब दमदार संकेत आ रहे हैं सर, और खरीदारी जो एफआईज कर रहे हैं 6000 करोड़ सर। अमेजिंग दीप। और ये फिर से आंकड़ा 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद जिस तरह की मजबूती के साथ आया, ये आंखें खोलने वाला है। 6000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी, और कोई वंडर नहीं कि आप शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बाजार को इतने मजबूती के साथ बंद होते हुए देखें। तो डेटा में यही डिस्कस कर लूँ एफआईज के सामने। नो डाउट घरेलू फंड ने भी थोड़ा अपना बिकवाली का दबाव बढ़ाया, 2373 करोड़ का उनका बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन वो छोटा है कंपेरेटिवली। तो एफआईज ने जो खरीदा है वो साफ तौर पर उनकी तरफ से एक फोकस दिखा रहा है। दूसरा, ये इंडेक्स भी खरीदे, 1132 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं। इवन स्टॉक फ्यूचर्स, तो आपको याद है शुक्रवार को सुबह जब हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी वाइज डेटा अच्छे हैं, आज क्वालिटी वाइज डेटा अच्छे हैं ही, और क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में सबसे बेहतरीन डेटा मुझे मिला है, क्योंकि कैश में इतना बड़ा आंकड़ा,
1100 करोड़ का स्टॉक इंडेक्स खरीदना, बिल्कुल 700 करोड़ का स्टॉक्स खरीदना, तो ये मेरे ख्याल से पिछले 3-4 हफ्तों की सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है एफआईएस की। इससे बढ़िया एक दिन के डेटा मैंने देखे नहीं। और जो वीकेंड पर सेंचुरी मारकर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा था, उसके पीछे दो ही बड़े कारण थे। एक तो ये है और दूसरा ऑफ कोर्स टीसीएस के नतीजे, जो हम विस्तार से बात करेंगे। तो आपको वो वही वाली बात है कि आपको जब दोनों सिलेंडर फायर करते हुए दिखे, एक और रिजल्ट्स, दूसरी और लिक्विडिटी, आई मीन फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी, तो सेंटिमेंट तो अपने आप है ना ड्राइविंग सीट पर है ही, वो मार्केट को चला ही रहा। तो मतलब इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। मतलब जो सेंटिमेंट पायलट है आपका, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप जितना ऊपर उड़ सकते हैं उड़ें, जितना सुपरसोनिक जेट की स्पीड से जा सकते हैं चलाइए। दोनों सिलेंडर आपके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरफ फंडामेंटल नतीजों के दम पर, दूसरा लिक्विडिटी पैसों के दम पर। अमेजिंग आंकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं दीप। और ये 1-2 दिनों की सुस्ती के बाद जो वापस से जोश आया है एफआईएस का ये वैसा है ना, वो मारुति वाला है ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता वैसा है, डॉलर खत्म ही नहीं होते, डॉलर ही डॉलर है, बस वैसा ही हाल है। तो अब तो फिर अब भाई वो जब तक पैसा आ रहा है तब तक किसकी हिम्मत है कि ये कहे कि खराब है, अच्छा है, महंगा है, सस्ता है। ठीक है, इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय बेहतर है जिन वजहों से बाजार चल रहा है, मतलब आप मतलब ना वो कर क्या लेंगे अगर ये बोल भी देंगे कि इतने पीई पर चल रहा है। भाई आमतौर पर हमने देखा 28-30 के पीई पर आकर निफ्टी टॉप हो जाता है। इस बार 38-40 के पीई पर है। सही बात है। तो 28 से 38 10 के पी मल्टीपल और निफ्टी के बढ़ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो पॉइंट ये है कि जब तक लिक्विडिटी आपके पास मजबूत है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, तब तक आपके लिए रिवर्सल के चांस, डेटा मजबूत है। अगर कभी कोई करेक्शन आएगा तो एक्सटर्नल फैक्टर से, उस फैक्टर से आएगा जिसका आपको हमें पता नहीं है। अचानक से कभी किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो दिन कब होगा वो किसी को पता नहीं। और जब ये जो नहीं पता, उसके लिए चिंता करने से बढ़िया है कि जो आपको पता है उस पर फोकस करके आगे कैसे ट्रेड करना है वो देखना चाहिए। और सर इसमें तो अर्निंग्स का भी सहारा रहा है, टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इवन समथिंग स्मॉल लाइक बंसाली इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स, मतलब छोटे से लेके बड़ी सारी कंपनी का। और अच्छा, ऐसा नहीं कि आप इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, सितंबर वाला तो खराब था तो दिसंबर नहीं, आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर कीजिए जब सब कुछ ठीक था। अचानक से कहाँ से आप देखिए कि इतनी तगड़ी ग्रोथ लगभग सभी जगह आती हुई दिख रही है। डीमार्ट नेचुरली आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन दिखाता है, स्पेंडिंग पावर दिखाता है। बंसाली इंजीनियरिंग, आपकी इंजीनियरिंग छोटी कंपनी है लेकिन इसलिए बात करें कि अचानक से बढ़िया नंबर्स। टीसीएस सुपरलेटिव परफॉर्मेंस। आप देखिए बायबैक के प्राइस के ऊपर स्टॉक टिक कर ऐसे ही ट्रेड नहीं कर रहा उसके बाद। और सब, कोई एनालिस्ट एक ऐसा नहीं है मार्केट में कहने वाला जो कि खराब नंबर्स आएंगे। सबने अपने अपने एस्टिमेट ऊपर रखे हैं। उसके बावजूद अगर आप उसको आउट परफॉर्म करते हैं, और माय गॉड 9 साल में इतनी तगड़ी कमेंट्री मैंने इन्फोसिस के मैनेजमेंट से नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, टीसीएस के मैनेजमेंट से इतनी तगड़ी कमेंट्री नहीं सुनी। क्या गजब कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ, टीसीएस में हेड्स ऑफ चंद्रा साहब जी, चंद्रशेखरन साहब, इसको कहते हैं लीडरशिप से। आप पीछे जो लीडर छोड़ के जाते हो, आपसे भी अगर मजबूत हो ना तो आपने कुछ काम किया। राजेश गोपीनाथन साहब ने जो काम करके दिखाया, आप कहने में कह सकते हैं कि पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है, सारी कंपनी ऐसा नहीं है। सारी कंपनियों का ऐसा, टीसीएस जैसी कंपनी की साइज को इस स्पीड से ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, सब चल रहा है तो, और सब जगह आईटी में तेजी ना, उसके बावजूद इस लेवल की कंपनी को इस तरीके से ग्रो करना, राजेश गोपीनाथन साहब ने जो काम किया, चंद्रा साहब ने किया, अमेजिंग है सर। बिल्कुल, मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशंस वंस इन अ वाइल, वंस इन अ लाइफ टाइम बनती है। और आप सोचिए इन्फोसिस के होने के बावजूद टीसीएस बना पाना जी, क्योंकि एक एचडीएफसी बनने के बाद दूसरी एचडीएफसी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक इन्फोसिस होने के बावजूद उससे बेहतर टीसीएस बना पाना इज समथिंग इनक्रेडिबल। तो हेड्स ऑफ, ये चीजें हैं जो हिंदुस्तान में। बिल्कुल, और लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कैप कंपनी से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। बल्कि 8:35 पर सर टीसीएस के मैनेजमेंट से भी हम सुनेंगे कि क्या आउटलुक है और क्या है जो उनके ग्रोथ के फैक्टर्स रहे इस बार, और आगे जाकर किस तरह का आउटलुक आ रहा है, तो वहां पर भी आप नजर रखिए। सर टीसीएस इतना अच्छा कर रहा है, पर दूसरी तरफ एक और लार्ज कैप जहां से लगातार न्यूज फ्लो आ रहा है जो बाजार को खुश करता है फिर निराश करता है, वेदांता। सर चल क्या रहा है? 10% ओपन ऑफर अच्छा, वो भी 10% के डिस्काउंट पर, और ऐसे समय में जब बाकी कमोडिटी कंपनी से इतने अच्छे अपडेट आ रहे हैं। सर टाटा स्टील के जो अपडेट आए वो इतने मजबूत हैं, तो वेदांता क्या कर रहा है सर? वेदांता के मैनेजमेंट का माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, एटलीस्ट मेरे लिए। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोचकर किस तरह का डिसीजन लेते हैं।
₹160 पर ओपन ऑफर है। अब इसको आप अच्छा देखना चाहें तो ये है कि वेदांता के मैनेजमेंट मानते हैं कि 160 हमारे स्टॉक का बॉटम प्राइस है, इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं जब वो 160 में ऑफर दे रहे हैं। और अभी उन्होंने 4.5% जो स्टेक बढ़ाई थी वो भी 160 पे बढ़ाई थी, 158 160 के आसपास करें। तो आपके लिए 160 बेस हो गया, ये पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर क्या है कि अगर वो 160 के दाम पर दे रहे हैं तो हमें भाव इसका 160 लगता है, तो फिर 180 क्यों होना चाहिए? ठीक है कि अगर मैं आज TCS, इन्फोसिस, चलिए यहाँ प्रोमोटर है वहाँ कंपनी है, लेकिन बायबैक करना या ओपन ऑफर लाना या स्टेक बढ़ाना, अल्टीमेटली कंपनी भी स्टेक बढ़ा रही तो वो प्रीमियम पर बढ़ा रही जी, आप डिस्काउंट पर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप उसे देखना चाहें तो वो नेगेटिव है। कह रहे कि भाई आप। तीसरी बात ये कि अभी ओपन ऑफर लाने का लॉजिक क्या है? या तो जब उन्होंने ओपन मार्केट से परचेज किया था, करेक्ट, 4.5% 5% जो भी लिया था उस दिन ब्लॉक डील में, रिवर्स बुक बिल्डिंग में उनको मिल गया, उसी दिन कर देते। और तब 160 का भाव भी नहीं था, करेक्ट, तब भाव भी 150 के आसपास बंद हुआ था, 160 के आसपास डील हुई, 168-65 तक पहुंचा था। उस दिन 160 रीजनेबल भी लगता, अच्छा भी लगता। या अच्छे काम भी इस तरीके से कर रहे हैं कि उसकी वाई या क्रेडिट इन्हें नहीं मिल पा रही। मैं वो सिंपल आपको बोल रहा था, जब 87.5 पे आप प्रोमोटर्स ने ओपन ऑफर लाए, डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आए, अगर उस दिन आप बोलते कि हम डीलिस्टिंग 130 140 में कराएंगे, तो प्रोमोटर को पता तो होगा ना कि हमें कोई 87 रुपए में बुक नहीं बनने वाली जी, बुक तो आपकी प्रीमियम पे ही बनेगी। अगर उसी दिन वो बोलते हैं तो इमीडिएटली मार्केट के लिए क्या, चलिए यार देखिए प्रोमोटर 50% प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हैं, डीलिस्टिंग का ऑफर दे रहे हैं, फिर आप 130 का 140 50 60 जो करना है करें, ना करना ना भी करें। आपने वही चीज 140 तक बुक बनी जी, लेकिन उसकी क्रेडिट नहीं ले पाए। तो अभी भी सिमिलर यही सिचुएशन है। यही काम अगर 15 दिन पहले करता, आई डोंट नो अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिचेज या फिर सेबी के रूल्स वगैरह हैं तो मुझे नहीं पता, बट मेरा पॉइंट ये कि टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब 180-85 चल रहा है और नो वंडर फ्राइडे के दिन आप देखिए स्टॉक डे लो पर बंद हुआ है, इसका मतलब कहीं तो अंदाजा होगा कि ओपन ऑफर आने वाला है और वो ओपन ऑफर 160 के दाम पर आएगा। सो बेसिकली जहाँ तक स्टॉक की प्राइस का सवाल है, क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब को मैसेज भी किया है कि आप बात करिए, लेकिन उनकी तरफ से ना आया है। हमारी कोशिश ये है कि बात करके समझने की कोशिश करें प्रमोटर्स से कि वो लोग टेंडर करेंगे सर। नहीं, कौन करेगा, नहीं करेंगे ना। 160 में क्यों देंगे भाई? वो भी तब जब बाकी कमोडिटी कंपनी से देखें सर क्या अपडेट। हाँ, अच्छा, इसी कंपनी में वैल्यू तो ही है। अगर आपका सेकंड सबसे बड़ा प्रोमोटर जो LIC है वो बोलता है हमारे हिसाब से भाव 320 होता है, तो ठीक है, चलो 320 ना भी माने, कुछ तो 150 और 320 के बीच का भाव होना चाहिए। और आप हिंडाल्को टाटा स्टील से कंपेयर करें, ठीक है, कर्ज की समस्या इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें ठीक हो रही। तो मेरे हिसाब से अब इसका मतलब स्टॉक प्राइस के लिहाज से एक ही समझना चाहिए, 160 के आसपास स्टॉक के प्राइस का बेस बन चुका है। और अगर इस खबर के दम पर आज गिरता है तो 168 170 आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता गिरेगा कितना गिरेगा, लेकिन वो आए तो उस लेवल पे खरीदना चाहिए, खरीदना भी चाहिए, नीचे में खरीदना चाहिए, नीचे में खरीदना चाहिए। बट अब ओवरऑल बाकी क्यों है क्या है उसमें जाने के बजाय स्टॉक प्राइस पर एक्शन पर फोकस करें, तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से दीप 168 170 बढ़िया रेंज अगर वहाँ मिले तो लेना चाहिए। चलिए सही, तो ये है आपके लिए वेदांता पर नजर। ढेर सारा एक्शन है, काफ़ी सारे स्टॉक्स के भी अनिल जी के साथ चर्चा करनी है और निफ्टी FSI भी लॉन्च हो रहा है। तो सर फिर दिन की शुरुआत ही करते हैं। 11वां दिन 11वीं तारीख को नया हाई के लिए तैयार है सर। अच्छा, 11 तारीख भी 11 आज? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। 11 तारीख 11वां दिन लगातार नए हाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक और लाइफ टाइम हाई के लिए हम तैयार होते हुए दिख रहे हैं। 14,500 की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, देखना है। आज वैसे लगता मुश्किल है कि 14,500 आज ही छूकर पार कर पाएं, लेकिन 14,500 की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल संकेत मैंने डीप न्यूट्रल रखे हैं 2 वजह से। पहला, जो अमेरिका में तेजी हुई है 55 पॉइंट की, जब हम बंद हुए थे उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 101 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले में थोड़ा कम बढ़े, पहला। दूसरा, 250 अंक डाउ फ्यूचर्स कमजोर हैं, तो उस लिहाज से मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि न्यूट्रल संकेत आप ग्लोबल मार्केट्स के मानिए। FIs के सुपर पॉजिटिव हैं, DIs के नेगेटिव है। वायदा कारोबार के संकेत भी मैंने कोशिश रखे हैं, इसको विस्तार से थोड़ा मैं बात करूंगा। सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। 14,200 14,250 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 14,450 14,525 दिन की हायर रेंज। बैंक निफ्टी 31,932,000 दिन के लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर गए तो 31,725 31,800
बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जहां पर ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। पहले तो 32,000 टूटे तो भी बड़ी बात है, लगता नहीं है, आसानी से होना चाहिए। 32,300 32,350 छोटी रेंज है ऊपर की, जहां खुलने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। देखेंगे वहां टिकता है या नहीं। अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग 32,350 के आसपास की मिली है, तो वो पहली रुकावट का लेवल है। अगर उसे पार किया तो 32,450 से 32,600 32,600 तेरा आपका लाइफ टाइम हाई है, उसके आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ये आपके लिए रेंज हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। दिन की रेंज किस तरह से देख रहे हैं सर, आज वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 14,300 14,400 ये आपके लिए दिन की पहली छोटी रेंज है, ठीक है। नेचुरली उसके आसपास मेरे ख्याल से 14,400 के आसपास खुलने चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। 14,250 14,450 मीडियम रेंज है, 14,200 14,500 बिगर रेंज है। ये आपके लिए नीचे की रेंज सारी मैंने एकदम परफेक्ट निकाल के दी है, ऊपर की जो रेंज है वो अंदाज से दी है, क्योंकि ब्लू स्काई जो है खुला नीला आकाश है, तो और चार्ट्स पे मुझे तो समझता नहीं है, तो मैंने खाली ये है कि वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से ऊपर की रेंज दी। बैंक निफ्टी 32,000 32,350 दिन की छोटी रेंज है, 31,900 32,450 दिन की मीडियम रेंज है, 31,725 से 32,600 ये दिन की बड़ी रेंज। इस पर आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी पर। एफआईएस की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 80% से बढ़कर 81% आई है, थोड़ा ओवरबोट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने पीसीआर में भी लिखा है कि थोड़ा सा ओवरबोट है। अब इतनी तेजी के मार्केट में मेरी भी हिम्मत नहीं कि 1.71 के पुट कॉल रेशियो को मैं ओवरबोट बोल दूं, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है दीप 2020 का कि ओवरबोट पुट कॉल रेशियो 1.90 तक पहुंचा है जी, 185, 190, 192 तक। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इंतजार करूंगा, 1.71 पे मैं जल्दबाजी ना करूं कि ओवरबॉट हो गया। हाँ, लेकिन अगर आप 14,500 पर पहुंचते हैं और पुट कॉल रेशियो आपका 180-85 की रेंज में तब होगा, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। वहां दोनों का कॉम्बिनेशन देखकर उस लेवल पर फिर आपके लिए ओवरबॉट हो जाएगा, अभी नहीं है। तो थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा डिस्टेंस है अभी भी, मतलब है ना, एकदम वो हो जाने के पहले क्या बोलना चाहिए जिसमें आपको डर लगे कि कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, उससे पहले थोड़ी जगह है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वहीं पर टॉप बनाकर यू टर्न लेकर सब कुछ मतलब खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। ओवरबॉट पीसीआर का मतलब ये होता है कि उन लेवल्स के आसपास पहली चीज प्रॉफिट बुक करना चाहिए गर्मी में, जब सबको खरीदने का मन है। दूसरा चीज ये, नीचे के लिए आपको फिर से एंट्री लेवल ढूंढना चाहिए कि अगर वहां से रिटर्न होगा, घूमेगा तो कहां आ सकता है, और उसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो से यही सबसे बड़ा संकेत मिलता है। तो मैं हमेशा मैं एक कॉम्बिनेशन देखता हूँ दीप, और एक और चीज़ आजकल जो आदत पड़ी हुई कि थोड़ा बताने की एक्सपीरियंस की, क्या देखता हूँ डेटा और कैसे देखता हूँ। तो पुट कॉल रेशियो में जो मैं 3 चीज़ें देखता हूँ कि एक विक्स जी सर आपका क्या लेवल पर, क्या रेंज पर है, दूसरा पुट कॉल रेशियो कहाँ पहुंचा, तीसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका कहाँ है। तो समझिए आपका विक्स और घट जाता है, पुट कॉल रेशियो आपका और 185 पर आ जाता है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 14,500 के कॉल ऑप्शन पर है, तो वो एकदम परफेक्ट लेवल है जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए। और आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहां शॉर्ट करके छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना आना चाहिए कि किस लेवल पर बेचना है। बेचने का लेवल भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप बेचें, हल्के हों, नीचे में फिर से जगह रहे आपके पास। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिए कौन से लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। सर लेवल्स की फिर बात करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें? 14,200 वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस है, गैप से खुल जाए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो 14,300 पर खींच के ले आए स्टॉप लॉस को, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बैंक निफ्टी 31,700 है, गैप से खुलने के बाद आप चाहें अगर 31,350 पार कर लें, 32,000 पर स्टॉप लॉस ले आए, वो मूविंग स्टॉप लॉस होगा आपका ऊपर की तरफ। शॉर्ट पोजीशन होनी तो नहीं चाहिए लेकिन है 14,375 फाइनल आपका स्टॉप लॉस, जिसके ऊपर खुलेगा काट लीजिए। बंद हो क्लोजिंग बेसिस पे 14,375 के ऊपर तो भी आप निकल जाइए। 32,350 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आखिरी स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। जी दी ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशन का सवाल है। नई पोजीशन सर, निफ्टी खरीदे 14,200 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में स्टॉप लॉस 14,300 करेंगे, 14,400 450 500 525 ये 4 टारगेट हैं निफ्टी में ऊपर की तरफ, जिसके लिए आपको करना है ट्रेड तेजी का।
जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 14,475 14,525 की रेंज में शॉर्ट करें। 14,550 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आई डोंट नो वहाँ तक मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको ज़रूर वहाँ करना चाहिए, एक बार चांस लेना चाहिए। 14,425 14,400 14,350 इतना तो बनता है नीचे आना, वहाँ से 100-125 पॉइंट वहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी है। बैंक निफ्टी खरीदिए, अभी 31,800 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 31,300 पार करने के बाद, यानी कि कल का हाई जो है शुक्रवार का, वो पार करने के बाद या 31,350 पार करने के बाद स्टॉप लॉस खींचकर 32,000 पर ले आइए। टारगेट आपका होगा ऊपर का 32,175 32,275, ज्यादा संभावना है 32,275 300 के आसपास खुले। उसके बाद 32,350, ये 300 वाला टारगेट छोड़ दीजिए। 32,275 32,350 32,450 और 32,600, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, सोचना भी चाहिए, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट भी करें। और वो रेंज परफेक्ट है जहां आपको शॉर्ट करनी चाहिए, वो है 32,450 से 32,600 की रेंज में। जितना 32,600 के नज़दीक आप शॉर्ट कर पाएंगे उतना बेहतर है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 32,650 का, अगर ऊपर करते हैं। और अगर 32,450 से शुरू करते हैं तो मल्टीपल लॉट्स करें, 450 500 600, और तब आपका स्टॉप लॉस 650 का होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 32,350 300 और 32,200, इन 3 टारगेट के लिए करनी है दीप आपको बिक वाली। तो नए हाई से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन हो। हाँ, थोड़ा एक बार देखो ना, आप 32,085 पे बंद हुए हैं, 500 पॉइंट बढ़ गए, बहुत है ना। वैसे भी वो 500 पॉइंट की रेंज, हाँ, वो मूवमेंट भी डब्बा 500 पॉइंट वाला डब्बा, इससे इधर इससे इधर इससे इधर बस। चलिए ठीक है, तो नजर रखिए इन लेवल्स पर जहां से थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। वायदा कारोबार के बैन में सिर्फ सेल है सर, कोई बदलाव नहीं है, अभी बैन में बना हुआ है। अच्छा, आप कह रहे थे वायदा कारोबार के डेटा इंटरेस्टिंग है, क्या समझे सर? डेटा दीप, एक चीज तो जो हमने बात की कि पुट कॉल रेशियो का है थोड़ा सा हायर साइड पर, निफ्टी में बड़े समय बाद एक दिन में इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट। और देखिए वीकली सीरीज के पहले दिन, आपको याद है शुक्रवार को मैं ये बात कर रहा था, मैंने वीकली सीरीज की शुरुआत में इतने भारी भरकम डेटा कभी देखे नहीं। ये तो इनफैक्ट मंथली सीरीज का जो हफ्ता शुरू होता है ना, आखिरी हफ्ता, उस समय ऐसे डेटा पहले दिन दिखते हैं। इंटरेस्ट गजब है। और कहाँ सारा, आप देखिए 11 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स में जुड़े हैं शुक्रवार को। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक ही दिन, पहले दिन सीरीज के, और वीकली सीरीज में 11 लाख शेयर, मतलब पूरे में जुड़ना, इंटरेस्ट जबरदस्त है। अचानक से मतलब रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट एफआईएस का इंडेक्स में आया शुक्रवार को, मतलब ये सरप्राइजिंग था, ये सरप्राइजिंग था कि तो इस हिसाब से कहाँ से गिरेगा इंडेक्स? 50 रुपए तो आपका टीसीएस ऊपर खुल जाएगा, हो गया इंडेक्स मैनेजमेंट। अच्छा, पीछे इन्फोसिस चलेगा, सही बात है। रिलायंस थोड़ा ना भी चले तो क्या, एचडीएफसी थोड़ा ठंडा हो भी जाए, एचडीएफसी भी पता नहीं आज निफ्टी फाइनेंस शुरू हो रहा है, चल जाए, उसका भी सपोर्ट आ सकता है। सो पॉइंट ये है कि आपके पास इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जो सपोर्ट देने को तैयार है, गिरना मुश्किल है दीप। तो इसीलिए, और आप देखिए बढ़िया पोजीशन बनकर आई है। बैंक निफ्टी में कोई ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं हुआ, प्रीमियम थोड़ी घटी 122 से 88 पॉइंट। 14,300 आज के लिए पहला आपका मेक और ब्रेक लेवल है। आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी जब तक आप 14,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें। यानी कि 50 पॉइंट की तो आपके वैसे ही क्वेश्चन है, 50 आप ऊपर खुल जाएंगे तो 100 पॉइंट का क्वेश्चन हो गया। तो इनिशियली रेंज जो आपकी बनेगी वो 14,300 14,400 बनेगी। 14,400 के ऊपर आप और मजबूत। पहला संकेत दिन के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए कमजोरी का तब आएगा जब आप 50 पॉइंट गिर भी जाएं लेकिन 14,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट सपोर्ट लेवल जब निकालूंगा तो वो या तो 14,350 आएगा, कहाँ खुल रहे हैं, या 14,300 आएगा। तो 14,350 आया तो 14,300 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। 14,300 आया तो 14,250 स्टॉप लॉस हो गया, और वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल पर एंट्री करने का, जो मैं 9:08 पर बताऊंगा। लेकिन डेटा बहुत बेहतरीन बने हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगली बड़ी रुकावट जो दीप है वो 14,500 पर है, 25 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा। पुट में देखिए क्या ओपन इंटरेस्ट है, 14,300 पर 20 लाख है, 14,200 पर 37 लाख शेयर है, गजब पुट राइटिंग होकर रखी है। 14,300 के पुट पर शुक्रवार को 17 लाख शेयर, एक ही सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर 17 लाख शेयर, गजब कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स का। मतलब सैटरडे संडे भी आराम से टेंशन फ्री होकर, मतलब ये वैसा हाल है ना कि पहले एक ज़माने में ऐसा होता था जब मंदी का मार्केट था, आप कॉल बेचकर चले जाओ, बढ़ भी जाएगा तो क्या, जितना कॉल बेचा उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। ये हाल अभी पुट राइटर्स का। भाई अगर ठीक है ना, हमने 14,200 का पुट बेच दिया, 50 रुपये में भी बेचा है, क्या होगा, 14,150 थोड़ी आने वाला, कितना ही कुछ हो। तो उनको वो कम्फर्ट बहुत है कि अगर समझो 50 पॉइंट नीचे खुल भी गया तो पहली चीज तो सब लेने आने वाले हैं। दूसरी चीज, मेरे पास तो प्रीमियम का क्वेश्चन हो रहा है, वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स में साफ नजर आ रहा है डेटा में। ये इंटरेस्टिंग चीज है। बैंक निफ्टी
32,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों पुट और कॉल में है। 32,500 हल्की रुकावट है। 5 लाख शेयर, माफ़ कीजिएगा 9 लाख शेयर है वहाँ पर, और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 33,000 32,000 दोनों पर लगभग 9 लाख शेयरों का है। तो 32,500 हल्की रुकावट का लेवल है दीप। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग डेटा में दिख रही बैंक निफ्टी में, ये अगर आप 32,500 पार करते हैं तो 31 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे हैं जो कॉल राइटर शॉर्ट हो जाएंगे। 31 लाख शेयर, ये कम नहीं है। तो मतलब बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं अभी भी। तो ये और सहारा देंगे फिर तो। हाँ, और 32,200 के ऊपर खुलेंगे आज आप तो लगभग 16 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं जो ट्रैप हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा हर जगह मिलेगा आपको, निफ्टी में भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा। तो ओवरऑल एकदम बढ़िया। पहला डिप लें? पहले डिप पे बिल्कुल। ओके, तो नजर रखिए, भरपूर एक्शन है और एक और रिकॉर्ड दिन के लिए आप हो जाइए तैयार। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो एनएससी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज से शुरू होते हुए दिखेंगे, तो नए इंडेक्स पर F&O ट्रेड आप कर पाएंगे। साथ ही विप्रो, यहाँ पर इनका 9,500 करोड़ का जो बाईबैक ये लेकर आए हैं वो आज बंद होता हुआ दिखेगा, और जो भाव रखा गया था वो 400 रुपये प्रति शेयर का था। साथ ही BML, इनके जो डीजल इंजन कारोबार है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख है आज, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और Q3 के जो नंबर्स है GNA एक्सेल्स के वो आज आते हुए नजर आएंगे कैश सेगमेंट से। साथ ही पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आए हैं TCS के साथ साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहां पर अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हमारी उम्मीद आप देखिए मार्जिन्स की, खासकर 8% के एस्टिमेट था, उसके मुकाबले कंपनी ने 9.3% के मार्जिन्स डिक्लेयर किए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा जो है 394 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 430 करोड़ का था। कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी कॉशियस थी। एक नए स्टोर इन्होंने खोला है, साथ ही कुछ कैटेगरीज में सप्लाई चेन की दिक्कतें और साथ ही जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से इनकी बिक्री और सेल्स पर हो सकता है आगे थोड़ा असर पड़ता हुआ दिखे। साथ ही भारत इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर नंबर शानदार आए हैं। इनफैक्ट आप मार्जिन देखिए 9.5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 45% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। साथ ही कंपनी का अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वो भी 8 गुना बढ़कर 136 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो अपने आप में काफी आउटस्टैंडिंग नंबर्स इस गैस स्पेस की कंपनी से आता हुआ नजर आया है। साथ ही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर इन्होंने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। बढ़िया बिजनेस अपडेट्स हैं। ग्रॉस एडवांसेस जो है करीब 19% सालाना आधार पर बढ़े हैं। साथ ही कंपनी का जो कुल डिपॉजिट है वो भी सालाना आधार पर करीब 51% बढ़ता हुआ नजर आया है। और कासा रेशियो जो है कंपनी का वो भी 21% से बढ़कर 25% हो गया है। और दो जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास। सबसे पहले तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि इन्होंने अमेजॉन के साथ एक बड़ा करार कर लिया है, और इस करार के तहत 3 नई फैसिलिटी लगाई जाएगी 70 करोड़ में, दिल्ली, मुंबई और कोयम्बटूर में। और कुछ फार्मा और FMCG कंपनियों के साथ भी बातचीत जारी है, और आने वाले समय में और भी बड़े ऐलान संभव है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आज आपको फोकस रखना है। साथ ही एक और एक्सक्लूसिव खबर वो है जैन इरिगेशन के लिए। यहां पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें अब ये पता चल रहा है कि प्रमोटर की तरफ से 130 करोड़ रुपए की फंडिंग आती हुई नजर आएगी। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो है वो लीड मैनेजर SBI ने जो है इनके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है, और कंपनी का जो विभाजन होगा वो 3 हिस्सों में किया जाएगा, और कंपनी का जो ब्याज लागत है वो भी 400 करोड़ जो मौजूदा अभी है उससे घटकर 200 करोड़ होती हुई दिखेगी। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी जैन इरिगेशन के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो 2 शानदार जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबरें हैं आपके लिए, और साथ ही भरपूर स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा। आइए कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए टाटा स्टील फोकस में रहेगा। इनकी प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं, और इनकी जो घरेलू उत्पादन वॉल्यूम्स है उसमें 3% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। 4.47 मिलियन टन से बढ़कर 4.6 मिलियन टन होते हुए दिखे हैं। यूरोप का जो उत्पादन है वो इस बार 2.5 मिलियन टन से बढ़कर 2.6 मिलियन टन पर आता हुआ दिखा। और वहीं अगर डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो घरेलू डिलीवरी वॉल्यूम्स इस बार 4.8 मिलियन टन से घटकर 4.6 मिलियन टन पर आते हुए दिखे हैं। और ओवरऑल आप देखिए कोविड का इम्पैक्ट इस बार इनके आंकड़ों में आता हुआ दिखा है। साथ ही ओवरऑल अगर आप डिलीवरीज देखिए उसमें जो एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है वो 11% से भी कम होता हुआ दिखा है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है। साथ ही KEC इंटरनेशनल जहां पे कंपनी को 1024 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। T&D रेलवे, सिविल, सोलार और केबल कारोबार से जुड़े हुए ये ऑर्डर्स हैं। जुबिलेंट लाइफ के लिए अच्छी खबर है, जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने
कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। 1.25 लाख शेयर्स खरीदे थे और अब उनका हिस्सा 5.74% से बढ़कर 5.82% पर होता हुआ दिखा है। HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने इस तिमाही में अपना पूरा 1.23% हिस्सा बेच दिया है, एग्जिट किया है। और साथ ही मिश्र धातु निगम, जहां पे HDFC AMC ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए शेयर्स खरीदे हैं, उनका कुल हिस्सा 7.1% से बढ़कर 9.13% पर होता हुआ दिखा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम को भी BEL से करीब 50 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रिपीट क्लॉज के साथ ही ऑर्डर मिला है, यानी कि आने वाले समय में ये सेम ऑर्डर रिपीट होते हुए दिखेंगे। और साथ ही गारेवारे टेक्निकल फाइबर्स, इसके बायबैक की डेट्स आती हुई दिखी हैं। ये जो बायबैक है ये 19 जनवरी को खुलता हुआ दिखेगा, 2 फरवरी को इसकी क्लोजिंग डेट है। जो बायबैक प्राइस है वो 2300 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं जब से ये खबर आती हुई दिखी है स्टॉक में लगातार तेजी है। फिलहाल जो मौजूदा प्राइस है वो बायबैक प्राइस से भी ऊपर है, 2314 पर, तो इस पर नजर रखें। सिप्ला के लिए नेगेटिव खबर है, जहां पे कंपनी ने US मार्केट में अपने जो गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज की दवाई है उसमें करीब 6 लाख जो दवाई है वो वापस मंगवा दी है, रिकॉल कर दी है। थोड़ी दिक्कतें थी, इसी के चलते इन पैक्स को उन्होंने रिकॉल किया है। LIC का IPO, इस पर अपडेट्स आते हुए देखें। आज सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आप नजर रखें, क्योंकि 30 सितंबर तक LIC के IPO लाने का लक्ष्य है, वित्त मंत्री की तरफ से आते हुए दिखे हैं। और इसी के चलते आज इंश्योरेंस स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। और आखिर में फ्यूचर एंटरप्राइज पर आपको नजर रखनी है, जहां पे केयर ने NCD की रेटिंग को केयर C से बदलकर केयर D कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट रेटिंग कर दी है। इसी के चलते आज ये स्टॉक भी नजर में रखें आप। ओके, और इसमें जुबिलेंट लाइफ इंटरेस्टिंग, जहाँ पर 2 बार हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी की, और अब आप देखिए राकेश झुंझुनवाला की यहाँ पर स्टेक बढ़ती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। एक तो डीमर्जर वाली NCLT की थी कि वो आ रही है मंजूरी, और दूसरी खबर थी रेड बुल के साथ बड़ा टाइम। अब आप देखिए स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जुबिलेंट लाइफ, बढ़िया एक्शन है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। और उसके बाद अब झुंझुनवाला साहब ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आइए आशीष से जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले दिग्गज TCS, यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउसेस को नतीजे जो हैं पसंद आए हैं। और यहाँ पर देखिए जेफरीज का मानना ये है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स ने भी EPS के अनुमान में बढ़ोतरी की है। एक एक करके मैं आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3520 से बढ़ाकर 3720 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए दे रहे हैं 3394 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3626 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे 3050 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 3200 कर दिया है। इन ऑल देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स ब्रोकरेज हाउस ने जो लक्ष्य हैं उनमें बढ़ोतरी की है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर भी एक और अच्छे नतीजे। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3275 का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3085 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3142 कर दिया है। लेकिन जेफरीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नतीजे तो बढ़िया है लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब खरीदारी किराए को बदलकर ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य देखिए 2600 से बढ़ाकर 3200 कर दिया है। करीब 2958 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ब्रोकरेज हाउस में देखें तो सबका ये कहना है कि नतीजे बढ़िया देखने को मिले। मारुति यहाँ पर भी पिछले दिनों काफ़ी एक्शन देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 8625 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 8000 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि PV साइकिल में एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, जिसके चलते आगे कंपनी को फायदा होगा। HSBC भी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 8400 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ढेर सारे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि जेफरीज की डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अब इन्वेंट्री लेवल अगर आप देखें तो 8 साल के निचले स्तर पर हैं। और 2021 से अगर आप देखें तो पूरे साइकिल में एक बढ़िया रिवाइवल भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप देखें DLF खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है करीब इन्होंने 285 रुपये का। गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदारी किराए 1752 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओबरॉय रियलिटी 680 रुपये के आसपास का लक्ष्य दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट पे 357 का। और अंत में शोभा डेवलपर्स करीब 580 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो भरपूर ब्रोकरेज एक्शन आपके लिए। पर TCS शानदार नतीजे, मैनेजमेंट का कहना है कि आगे भी चलकर ये जो परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगी। सभी सेक्टर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, ऑर्डर बुक भी मजबूत है। CFO V रामकृष्ण ने क्या कहा है, ये एक बार सुन लेते हैं। जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जो है, और इस क्वार्टर में आप देखें तो करीब ऑल बिजनेस ग्रुप्स, ऑल वर्टिकल्स में ग्रोथ हुई है, राइट। और वो अच्छी बात है। और US में भी ग्रोथ अच्छी हुई है। अपना कॉन्टिनेंटल यूरोप में वी हैव बीन ऑलवेज डूइंग वेल।
So areas like life sciences, healthcare has been doing well. So that gives us the confidence that this is something based on the opportunities, our pipeline, the total contract value that we have signed, that we are optimistic and on this momentum continuing. ओके 12:10 पर टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से होगी हमारी मुलाकात। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल आपको बताएंगे उनके सीईओ से बातचीत करके आगे की योजनाओं और प्लान्स के बारे में टीसीएस का। आइए प्लान्स जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट का, लेकिन आज का नहीं, पूरे हफ्ते का। जी हाँ, पिक ऑफ द वीक सोमवार की सुबह सुबह बिगुल के साथ। स्वागत है आप सबका। चलिए करते हैं शुरुआत। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक आज के लिए। गुड मॉर्निंग, मेरा स्टॉक ऑफ द वीक होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसने फ्राइडे को आखिरी 1 घंटे में एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 1700 के आसपास है उसका एक ब्रेकआउट दिया है। 1728 का बंद है, 1710 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं 2 टारगेट दूंगा, 1773 1 से 2 दिनों में आ सकता है। दूसरा टारगेट होगा 1855 1860। तो ये हफ्ते का टारगेट अगर आप पकड़ के चले तो 1860 का टारगेट पकड़ के चलिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर ढेर सारे टारगेट्स और ढेर सारे एक्शन की उम्मीद है वागले साहब को। 1721 के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा टारगेट आज के लिए क्या बताया वागले साहब? 1860 तो वीकली टारगेट है, राइट? 1773 73। ओके 73, 1710 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मुझे लग रहा है कि जो वागले जी ने पिकअप किया उसी लाइन पे मैं भी जाऊंगा, क्योंकि टायर इंडस्ट्री के अंदर में फ्राइडे के दिन में बहुत अच्छा एक्शन देखा गया था। तो उन्होंने बालकृष्ण चूज़ किया है, मैंने एमआरएफ चूज़ किया और मैंने फ्राइडे को भी कॉल दिया था। मुझे लग रहा है कि एमआरएफ में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले वीक में। तो क्लोजिंग थी 18,600 की कैश के लेवल के हिसाब से। मुझे लगता है कि यहाँ पे 78,000 का थोड़ा सा बड़ा 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 88,000 तक के टारगेट रखने चाहिए। और जहां तक छोटे टारगेट की बात है जी, तो 79,000 के स्टॉप लॉस से मैंने 85,000 का टारगेट भी दिया था। तो इसके अंदर शायद फर्स्ट टारगेट 83,000 रख सकते हैं। तो ये वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद टायर इंडस्ट्री फोकस में रहे, और जिसे मैं भी सुन रहा था आशीष को भी जो रिपोर्ट के बारे में बोल रहे थे, टायर इंडस्ट्री शुड बी इन द फोकस फॉर द वीक। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। एमआरएफ में अब भी तेजी करके चले। एमआरएफ में थोड़ा ऐसा लग रहा है प्यार ज़्यादा आ गया है विश्वेश जी का। कुछ ना कुछ मतलब 80,000 वाले स्टॉक्स पे जो फोकस है विश्वेश जी का मानना पड़ेगा। 78,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करे खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए काम किया है ना वीकेंड पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी भरपूर काम कर रहा है और मेरा पिक ऑफ द वीक है हीरो मोटर कॉर्प। अगर हम देखें तो 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो आयशर में एक रैली आ चुकी है, हीरो मोटर कॉर्प में उस इंटेंसिटी की रैली नहीं आई है। और हीरो मोटर कॉर्प में एक पैटर्न बना है बियर ट्रैप का। तो जो मंदी खेलने वाले हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। तो शॉर्ट कवरिंग पर स्ट्रेच लॉन्ग्स का कैंडिडेट है। हीरो मोटर कॉर्प में खरीदारी की राय है। 3094 का एक स्टॉप लॉस है। 3250 3250 के टारगेट के लिए हीरो मोटर कॉर्प को खरीदे। परफेक्ट। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरा मन तो बहुत है कि हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी पे खरीदारी की राय दूं, लेकिन अनिल जी वो आपने पहले ही दे दी और उसके बाद शुक्रवार को जबरदस्त तेजी बन गई। तो अब अनिल जी मेरी राय में शोभा लेना चाहिए। शोभा में भी बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए देखा। तो मेरी राय में अनिल जी यहां पर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 450 रुपए पर 450 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला जो टारगेट होगा वो 525 रुपए का और दूसरा टारगेट 540 रुपए का। तो 525 540 के टारगेट के लिए शोभा में खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो ये है स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय भी। जय गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द वीक में आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है जिसको मैं काफ़ी बार पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ। वहाँ पर टारगेट्स अच्छे खासे आ चुके हैं हमारे, बट फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो और अग्रेसिव टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, इसीलिए उसको खरीद कर चलना चाहिए। टाटा एलेक्सा है
जो करीब 2043 के आसपास क्लोज हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 1940 का 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऊपर में इसमें जो टारगेट बनते हैं वो है 2220 के। टाटा एलेक्सी ने क्लियरली एक रेक्टेंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया था अनिल जी, एज एंटिसिपेटेड उसमें एक अच्छा मूव आया, बट यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन देखने मिल रहा है इसके अप ट्रेंड में। तो वो एक्सटेंशन को ध्यान में रख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2220 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 1940 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1940 के स्टॉप लॉस के साथ 2040 पे खरीदिए और 2220 का लगाइए ऊपर का टारगेट। ये है राय जय की टाटा एलेक्सी में। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज के लिए और इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक ध्यान में रखना है वो है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला के अंदर अनिल जी मेरे को लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को जो मिल रही है वो अब यहां से एक्सटेंड होगी और ऊपर का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। कैडिला के अंदर 480 485 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में जो नीचे में सपोर्ट है 468 रुपीज का है, तो 468 नीचे में सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, तो उसका स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में टारगेट 500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पहला बनेगा और वो लेवल टूटने के बाद 525 रुपए तक का मूव कैडिला हेल्थकेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक रडार पे रखे इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में 500 से 550 रुपए तक के लेवल कैडिला हेल्थकेयर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला हेल्थकेयर में खरीदारी करने की राय। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब दिखाइए अपना पोर्टफोलियो, ढेर सारी पिक्स आपकी। बिल्कुल अनिल जी, माहौल तो ऐसा बना हुआ है, 11वां दिन है और परसों एसजीएक्स निफ्टी भी 111 नेल्सन फिगर में बंद हुई थी और टीसीएस के रिजल्ट्स और आगे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं। माहौल तो जबरदस्त बना हुआ है आज और निफ्टी बीएफएसआई या एफएसआई बोल लीजिए वो लॉन्च हो रहा है, तो माहौल काफी अच्छा है। एंड आई थिंक आज क्या है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि जैन साहब के जेम्स में 2 स्टॉक की जगह पे एक ही देता हूं कि सोचता हूं कि नेक्स्ट 1-2 दिन में दे दूंगा दूसरा स्टॉक, बट माहौल आजकल मार्केट ऐसा हो रखा है, इतना गर्म है कि पहले ही दे देते तो अच्छा था। कई स्टॉक्स ऐसे वो चल जाते हैं, फिर मुझे रहे तो चार्ट्स के बाहर निकल गए या रिस्क रिवॉर्ड के बाहर, तो ये गलती मैं पिक्स ऑफ द वीक में नहीं करूंगा। मैं पिक ऑफ द वीक की जगह पे पिक्स ऑफ द वीक दे रहा हूं अनिल जी। मुथूट कैपिटल सबसे पहला काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है। वैसे देखिए माइक्रो फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि रिकवरी के थीम में दिस कैन आल्सो प्ले, तो मुथूट कैपिटल बिल्कुल लें। और दूसरा है एनटीपीसी, मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स में भी अब चाल आनी चाहिए, जहां पे थोड़ा ऊपर के लेवल से करेक्शन आया है और जहां पे बहुत बड़ी चाल नहीं आई है, तो वो कुछ ना कुछ पीएसयू स्टॉक्स ही है, जैसे कि कोल इंडिया भी हो या एनटीपीसी हो या बहुत सारे नाम में ले सकता हूं, बट एनटीपीसी। एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, एक बेहतरीन सीमेंट कंपनी है और राजस्थान बेस्ड और नॉर्थ इंडिया बेस्ड ऑपरेशन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस ऑलरेडी बहुत हॉट है। मैंने काफी स्टॉक्स वहां से रेकमेंड भी किए हैं और मुझे लगता है कि जेके लक्ष्मी में अभी भी स्टीम बाकी है और इसको ले। और मैंने वैसे जो बाजार अगले हफ्ते में जो स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, मैंने गोदरेज कंज्यूमर इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे किया था, टाटा कॉफी इंट्राडे के पिक के तौर पे, होंडा सीएल पावर मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे, और रत्नामणि मेटल्स में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। परफेक्ट, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी। और नतीजों का सीजन जिसका जिक्र अभी जैन साहब कर रहे थे वो पूरी तरह से हो चुका है शुरू टीसीएस के साथ में, और जब नतीजे का सीजन शुरू हो तो आपको इंतजार रहता है नतीजों के विश्लेषण का। और अब वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बस 1-2 दिनों में कभी भी इसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी, बस जैसे रिजल्ट सीजन नंबर्स बढ़ जाएं। मैं वही वीकेंड पे बात कर रहा था, बोले सर टीसीएस और डीमार्ट है मेन नंबर जो सबको पता है, तो थोड़े ऐसे आने दीजिए जहां मैं अंदर घुसकर अच्छे से पढ़ाई करके बताता हूँ। तो वरिंदर 1-2 दिनों में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, तो रिजल्ट एक से आपके लिए फिर से इसी हफ्ते 100% शुरू होता हुआ दिखेगा। साथ ही शुरू होता दिखेगा बजट का एक्शन भी, और बजट के एक्शन में बहुत कुछ होने वाला है जी बिजनेस पर, आपके काम की बातों पर। किस तरह की काम की बातें जिन्हें आमतौर पर आप इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे काम की भी। जरा एक झलक देखिए बजट 2021, और इस बार हमारे बजट 2021 की एक टैगलाइन है, वो बेहद इंटरेस्टिंग है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहले देखिए प्रोमो आप। अच्छा, बजट को लेकर तैयार हैं आप? जीडीपी के कम या ज्यादा होने का कोई असर पड़ता है आप पर? इन्वेस्टमेंट किया है ना, टैक्स छूट चाहिए, घर खरीदना है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया ना, सोने में पैसा लगाना है। अरे भाई ये तो मशीन है, कुछ बोलेगी नहीं, इस पर तो बजट का कोई असर पड़ता नहीं, लेकिन आप पर तो पड़ता है ना। बस
इसीलिए 1 फरवरी को सुबह 7 बजे से सिर्फ जी बिजनेस के साथ देखेंगे बजट, समझेंगे बजट एकदम आसान भाषा में, बाजार और इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ। तो 2021 का बजट आपको देखना है जी बिजनेस के दमदार पैनल के साथ, और ये सारे मुस्कुराते हुए चेहरे जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं ये होंगे बजट के दिन भी हमारे साथ, और बहुत ही बेहतरीन। और पिछले दो सालों से और पिछले 3 बजट से आप और हम सब मिलकर साथ में बजट कैफे कर रहे हैं। इस बार भी होगा, लेकिन बजट कैफे नहीं, बजट कैफे से बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ बेहतर, उसका इंतजार कीजिए। जैन साहब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप ही दिख रहे हैं मुझे मुंबई आने के लिए बजट के नाम पर, और हो सकता है अब तक आपको घर से अप्रूवल मिल ना रही हो कि आप ट्रैवल करें, बजट के नाम पर तो आपको घर पे रोका भी नहीं जाएगा, राइट? बिल्कुल 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 अनिल जी, बॉम्बे आने के चक्कर में एक छोटे मोटे 2 हॉलीडेज बना रहा हूँ कि थोड़ा माहौल बना के रखे। जैसे खरीदने के पहले पुट राइटिंग करते हैं ना, तो मैंने पुट राइटिंग कर दिया, 2 हॉलीडेज छोटे छोटे कर दिए, एक रत्नपुर और एक और जा रहा हूं उसके पहले कि सो दैट मुझे बॉम्बे का परमिशन मिल जाए। तो मैं इसीलिए बस अब आज और कल में टिकट्स बनाने वाला हूं अनिल जी, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड, सीरियसली। वंडरफुल, मोस्ट वेलकम, बस स्वागत है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बजट पे। साथ ही बजट की टैगलाइन भी मैं आपको थोड़ी देर में रिवील करूंगा कि क्या कुछ है हमारी टैगलाइन, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी मजा आएगा आप जब देखेंगे सुनेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। स्टॉक्स जो एक्शन में है भरपूर, भंसाली इंजीनियरिंग, अगर जैन साहब आप भी ट्रैक करते हैं तो बताएं, पिछले हफ्ते सेठी साहब इसे रिकमेंड करके गए थे, और बाजार बंद होने के बाद जो शुक्रवार को नतीजे आए, कमाल के नतीजे हैं। आय 58% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 7.5 गुना हो गया, मार्जिन 10% वाले 44%, गजब के नंबर्स हैं। क्या है व्यू आपका? बिल्कुल 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 अनिल जी, जबरदस्त नंबर्स थे, और सेठी साहब को मैंने सुना था सदाबहार सेठी फिक्स में उन्होंने दिया था। और देखिए ये स्टॉक बहुत बड़ा मूव एक पहले दिया हुआ था, उसके बाद करेक्शन आया, फिर उसके बाद एक ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, और जिस तरीके के रिजल्ट्स है एक्चुअली इट इज एस्टोनिशिंग। और इसका तो प्लांट भी यहाँ पे राजस्थान में आबू रोड में ही है जहां तक मुझे ध्यान है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और कंपनी ने ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छी ग्रोथ दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया है, कुछ सालों से बहुत बढ़िया करी, और एबीएस में एक अच्छा नाम है। सो आई थिंक जिन्होंने ले रखा है उनके लिए तो पार्टी है अच्छी खासी। आज मुझे लगता है कि स्पाइक के साथ ये स्टॉक खुलना चाहिए, और आराम से इस स्टॉक को जिस तरीके से वीकली क्लोजिंग है करीब 160 के लगभग, तो मुझे लगता है कि आराम से ये 180-190 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले ही कुछ सेशंस में। ओके, तो ये आपके लिए भंसाली इंजीनियरिंग पर आए। वेदांता ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर हुआ है, जहां प्रोमोटर्स की तरफ से बायबैक का ऑफर आया है 160 रुपए की प्राइस पर। कमजोर हो तो विश्वेश जी बताइए किन लेवल पर एंट्री करने के लिए सही है, कहां खरीदना चाहिए वेदांता? देखिए अनिल जी, वेदांता की जहाँ तक बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कि नवंबर से 80 रुपये से अब तक 180 रुपये तक के लेवल देखने मिले हैं। तो मुझे लगता है 170 से 160 ये जो बैंड है 10 रुपये की, ये बैंड वुड बी द वेरी गुड बैंड जहाँ पे आप फिर से एक बार री एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह का सेम फॉल दिसंबर के मिड में आया था जब 150 से 130 तक आया था 20 रुपये का फॉल। तो मुझे लगता है सिमिलर मैग्नीट्यूड का अगर करेक्शन रहता है तो 170 टू 160 की बैंड में आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। ये आपके लिए वेदांता पर राय इस वक्त आती हुई। डीमार्ट आपका पसंदीदा शेयर और आपके पोर्टफोलियो वाला भी। कुणाल जी, रिजल्ट्स बहुत ही दमदार हैं, बताएं इसके लेवल्स। अनिल देखिए चार्ट उससे भी ज़्यादा दमदार है, और पहले भी हमारी चर्चा हुई अनिल जी, लगातार इसमें होल्ड करने की राय है। मुझे लगता है अनिल जी अब इसमें एक बेस बना है 2850 2875 के आसपास, शॉर्ट टर्म में अगर आप चार्ट्स को देखें, और ऊपर मुझे लगता है अनिल जी खुला नीला आकाश है, तो 3200 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। 3200 3250 के लेवल्स के लिए होल्ड करने की राय है, स्टॉप लॉस 2875 पर रखें। जुबिलेंट लाइफ, जय जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। यहाँ पर झुंझुनवाला साहब ने करीबन 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं, 0.6% उनकी हिस्सेदारी थी, उसे बढ़ाकर 5.82% किया, थोड़ी हिस्सेदारी और बढ़ाई है जुबिलेंट फूड में, माफ़ कीजिएगा जुबिलेंट लाइफ में। और हमने कुछ समय पहले 2 बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी की, एक तो इनके डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिलने की तैयारी है, इसी महीने शायद हो जाना चाहिए वो काम, तो कंपनी डीमर्ज हो जाएगी, अलग अलग कारोबार, तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और दूसरा ये कि रेड बुल के साथ एक बड़ा इंटरनेशनल टाइप इस कंपनी के लिए होने जा रहा है, जिसे रेड बुल अपनी जो प्रोडक्ट्स अब तक चाइना से लेती थी वो जुबिलेंट लाइफ से बनवाएगी। इस तरह की 2 खबरें हैं। उसके बाद
बड़े इन्वेस्टर्स में और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, स्टेक बढ़ता हुआ, चार्ट्स बताएं। अनिल जी, बहुत ही बढ़िया एक बुल मार्केट में है ये स्टॉक और लगातार हमें देखने मिल रहा है ये स्टॉक में हाई टॉप्स हायर बॉटम फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर मैं देख रहा हूँ तो क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने अनिल जी, और अब नीचे की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि 910 के आसपास का एक सपोर्ट है और वो ब्रेक होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक होना नहीं चाहिए, ऑन क्लोजिंग बेसिस वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और ये स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है अनिल जी तो उनका तो टारगेट होना चाहिए लगभग 1000 का, पर पोजिशनल ट्रेडर को है तो मुझे ऐसा लग रहा है 1150-1200 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म 1000, पोजिशनली 1150, 1200 ये टारगेट्स बनते हैं। 910 जो बहुत ही करीब है ये लेवल, वो स्टॉप लॉस रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है और बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जुबिलेंट लाइफ पर रखिए नजर। सुबह जी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी तरफ से बहुत ही शानदार अपडेट आया है पिछले तिमाही के परफॉर्मेंस का, और मेरे को याद है पिछले हफ्ते इक्विटास उज्जीवन दोनों पर ही आपने भी बात करी थी। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट क्या बता रही है सर? दीपांशु, तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक ने पिछले हफ्ते शुरुआत करी है तेजी की, 40 के ऊपर जब ये सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक के अंदर और मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर 10% से लेकर 15% तक का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो 40 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद ऊपर में टारगेट्स बनेंगे 44 से 45 रुपए तक के। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, नजर रखिए। शानदार परफॉर्मेंस अपडेट। केईसी इंटरनेशनल, कुणाल जी जरा इस पर अभी अपनी राय दें। 1000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और हम देख भी रहे हैं कि अमंग्स मिड कैप कैपिटल गुड कंपनीज इसमें अच्छा ट्रैक्शन रहता है। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? देखिए, चार्ट पर दीपांशु एक सपोर्ट है जो कि 355 के आसपास नजर आता है। 355 पर एक बड़ा सपोर्ट है और बंदी आई है 362 पे, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 385 पर है, तो ये जब तक दोनों में से एक लेवल क्रॉस ना हो जाए तब तक कोई क्लियर मूव बनता हुआ नहीं दिखेगा। मेरी राय में बुलिश स्टांस रखना चाहिए। 355 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 385 पहला टारगेट होगा, ये लेवल निकल जाए तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। ओके, तो ये है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आते हुए दिख सकता है ये स्टॉक।